गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इनर्शिया तक पढ़ लिया था। आज हम करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड until an external unbalanced force is applied on it। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो वो तब तक अपनी रेस्ट पोजीशन में रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा जाता। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। रेस्ट में वो तब तक रहेगा जब तक उसमें कोई फोर्स लगा के उसको मोशन में नहीं लाया जाता, और वो ऑब्जेक्ट है जो वो मोशन में तब तक रहेगा जब तक उसको फोर्स लगा के रोका नहीं जाएगा। ठीक है, ये था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पढ़ने से पहले हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मोमेंटम का जो यूज है वो न्यूटन सेकंड लॉ में है, इसलिए पहले मोमेंटम के बारे में पढ़ लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। पी के ऊपर ये एरो का साइन। ठीक है, अब देखो मोमेंटम क्या होता है। द मोमेंटम इज द मेजर्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किसका मेजर किया जाता है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट का। जो कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो उसका मोमेंटम मेजर किया जाता है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है? जो ऑब्जेक्ट है उसके मास के और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखो मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, ये है मोमेंटम। पी को मोमेंटम से डिनोट करते हैं। मास उस ऑब्जेक्ट का मास लिया है यहाँ पे और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ली है। ये है मैथमेटिकली। ठीक है, अब मास का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है और वी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम है जो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कि जो उस ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाता है और किस डायरेक्शन में उस फोर्स को लगाया जा रहा है। ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। क्या एक हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ये है। इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है और सेकंड ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है। दोनों का मास क्या है? m, और टाइम क्या है? t। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है और ये t टाइम पे मूव कर रही है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? वैसे मोमेंटम देखो हमने एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ा है पीछे। ठीक है, चेंज इन एक्सेलरेशन क्या था? फाइनल चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन ये था ना, तो हम क्या करते थे? फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन में करते थे। इसी तरीके से चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, साथ में दोनों ऑब्जेक्ट का मास, यानी एम वी माइनस में एम यू। हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लेना है ना इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के हिसाब से, तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी और साथ में सब्जेक्ट का मास। अब हमें कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का है। अब रेट की बात आएगी आगे, तो रेट का मतलब होता है टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम वी माइनस एम यू वाई में टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वो फोर्स के, जो सब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू एम में था। फोर्स का फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू एम ए। तो हम F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, जैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ये था ना। तो A को हम V माइनस यू बाय में टी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी बाय में टी। ठीक है, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हमारे पास इक्वल टू का साइन आता है ना, तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगता है जो इसमें लगेगा k। तो ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू के एम वी माइनस यू बाय में टी। तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी? के एम ए। अब देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, एक्सेलरेशन, और उस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स है वो 1 न्यूटन लगाई जा रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 1 मीटर
पर सेकेंड, और जो k की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी। तो F क्या आ जाएगा बराबर में ma। ठीक है, अब है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जैसे हम बुलेट्स, गन है, गन से क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, गन को पीछे की ओर हैमर करते हैं और उससे जो गोली होती है वो आगे की ओर जाती है। ठीक है, तो पीछे किया और आगे को जाई वो, तो वो क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे मान लो किसी दो बच्चों की लड़ाई हुई, एक बच्चे ने दूसरे के थप्पड़ मारा और उसने दोबारा से दूसरे के थप्पड़ मार दिया, मतलब एवरी एक्शन इज रिएक्शन। ठीक है, तो वो क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हमने की न्यूटन्स के 3 लॉ की है, इनको अच्छे से कर लेना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं ये फाइनल एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हमारा 1-2 टॉपिक रह जाएंगे, मे बी एक ही टॉपिक रह जाएगा, वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।